तो हमारे इस पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज में कल हम लोगों ने जो बातें डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि जब इंडिया आजाद हुई तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर या ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक तो पार्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस का था, प्रेसिडेंसीज का था, और एक पार्ट प्रिंसली स्टेट्स का था। जब इंडिया आजाद हुआ तो टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश किया, हर संभव प्रयास किया। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसी प्रयास के कारण इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कॉल पर ज्यादातर प्रोविंसेस ने इंडिया ज्वाइन कर लिया, प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया में ज्वाइन करने से मना कर दिया। यानी कि पहले जिन राजे रजवाड़ों को इंडिया ज्वाइन करना था, एक्चुअली क्या हुआ था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, कि अंग्रेजों का इन राजे रजवाड़ों के साथ पैरामाउंटसी का क्लॉज था कि इन राजे रजवाड़ों ने अंग्रेजों की हुकूमत को स्वीकार कर लिया था इस शर्त पर कि अंग्रेज उन्हें अपने एरिया में रूल करने देंगे। इस चीज को पैरामाउंटसी कहा जाता था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और उससे जो भारतीय आजादी के की जो नींव थी और जो डिक्लेरेशन था वो माउंटबेटन ने अपने प्लान में 3 जून प्लान में दिया था। उसी में पार्टीशन की बात भी कही गई थी इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्म में। तो उसी माउंटबेटन प्लान में पैरामाउंटसी को लेकर जो क्लॉज आया वो था लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी। लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का मतलब ये था कि 1947 के बाद जब भारत पे ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा उसके बाद राजा रजवाड़ों को ये स्वतंत्रता होगी कि ये इधर वो स्वतंत्र रहे या भारत और पाकिस्तान में विलय हो जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी की जिद पर लॉर्ड माउंटबेटन को यह कहा गया कि लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी में इंडिपेंडेंस का क्लॉज ना रखा जाए, इधर वो इंडिया में विलय हो जाए या पाकिस्तान में विलय हो जाए। और जो विलय करने की सही नीति है वो ये है कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का को ध्यान में रखा जाए। यानी भारत के अंदर, भारत के पेनिनसुला के अंदर जो हैदराबाद है वो अगर पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भारत से है। इसी प्रकार अगर बलूचिस्तान भारत में मिलना चाहता है तो वो नहीं मिल सकता क्योंकि बलूचिस्तान की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान से है और हैदराबाद का हिंदुस्तान के साथ। तो हैदराबाद चाह भी ले तो भी पाकिस्तान से नहीं मिल सकता। ये बात लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। इसी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने भारत ज्वाइन कर लिया, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया। उनमें से जो प्रमुख, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ये हैं। जोधपुर ने मना किया। जोधपुर चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिल जाए और जिन्ना ने उन्हें ल्योर भी किया। लेकिन फाइनली ड्यू टू फॉर्मिडेबल विल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जोधपुर इंडिया में मर्ज किया और जोधपुर के साथ जैसलमेर भी। इस प्रकार पूरा राजपुताना इंडिया में ज्वाइन कर गया। दूसरा, नवाब महाबत खान द्वारा लेड जूनागढ़ भी पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। इनफैक्ट
महाबत खान ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, लेकिन ड्यू टू मिलिट्री एक्शन एंड प्लेबिसाइट जूनागढ़ को भी मिला दिया गया। भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के परसुएसिव स्किल्स के कारण भोपाल भी भारत में मर्ज हो गया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंजेस जिसने इंडिया को दिया वो था हैदराबाद। हैदराबाद के जो नवाब थे, और इतिहास में भी हमने देखा कि औरंगजेब के डेथ के बाद जब मुगलिया सल्तनत डिक्लाइन हो गई, तो लेटर मुगल्स जो आए डिक्लाइन होने लगे थे, तो लेटर मुगल्स जो आए वो वीक थे। उन्हीं में से एक मोहम्मद शाह रंगीला भी थे। उनसे परेशान होकर निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर क्रिएट किया। वही हैदराबाद इन्हीं निजाम उल मुल्क द्वारा जो है निजामों द्वारा रूल किया गया, और इनकी डायनेस्टी का नाम था असफ जाही डायनेस्टी। 1947 के वक्त जो उस समय के निजाम थे वो मीर उस्मान अली हुआ करते थे, और उनके दीवान जो थे वो रिजवी थे। ये किसी भी तरीके से इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे। इनफैक्ट हैदराबाद हैज आल्सो साइंड अ सीक्रेट एग्रीमेंट विद पाकिस्तान and also lended 10 crore rupees to Pakistan in exchange of several weapons which is being imported to Hyderabad. So because of this import of weapons, it has affected India, and the concern was raised related to the internal security. मीर उस्मान अली के जो कासिम रिजवी थे, जो दीवान थे, इनकी अपनी एक आर्मी भी हुआ करती, राजाकार की आर्मी, और इन्होंने उस समय में उस एरिया में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे थे। तो इन्हीं सब के कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री एक्शन लिया, और 5 दिन के अंदर हैदराबाद के मीर उस्मान अली ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, और इस तरीके से हैदराबाद भारत में मर्ज हो गया। तो ये कहानी हमने कल डिस्कस किया था, और आज जिस कहानी की शुरुआत करने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो है जम्मू एंड कश्मीर की कहानी। भारत का ताज जो भारत के सिर पे रहता है, इसकी कहानी। किस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय हुआ, इसकी कहानी है ये। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत जब आजाद हुआ तो उसके टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, नियर अबाउट। तो इन प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया में मर्ज करने के लिए कुछ तो तैयार थे और कुछ नहीं थे। नहीं होने वाले में कश्मीर भी था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करने से मना कर दिया। तो इससे पहले कि मैं हरि सिंह की कहानी आगे बढ़ूं, मैं कश्मीर के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देना चाहता हूं, ताकि आप बातों को समझ पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कश्मीर की शुरुआत जो है, और कश्मीर की हिस्ट्री की शुरुआत जो है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये राजा हरि सिंह राजा कैसे बने, इससे भी नहीं है। राजा हरि सिंह इस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, यहां से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई,
धीरे धीरे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर शुरू हो गया। क्योंकि औरंगजेब के समय में जो टेरिटोरियल एक्सपेंस था वो थ्रू आउट द इंडिया था। समझ में आ रहा है? जम्मू कश्मीर से लेके आप करीब करीब साउथ इंडिया तक अगर देखें तो पूरा पूरा जो औरंगजेब के अंदर ही था। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ लेटर मुगल में जो कि इतना एबल था कि वो मुगल एम्पायर को आगे बढ़ा सके और पूरे इतने बड़े टेरिटोरियल एक्सपेंस को चला सके। इसीलिए धीरे धीरे विखंडन शुरू हुआ। हमने इतिहास में पढ़ा है कि जब भी कोई सेंट्रल पावर वीक होता है तो छोटे छोटे जो किंगडम होते हैं ना वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं जब भी कोई सेंट्रल पावर वीक होगा। और औरंगजेब की डेथ इसी सेंट्रल पावर वीकनेस को दर्शा रहा था। क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद कोई भी ऐसा लेटर मुगल नहीं आया जो इतना एबल हो कि पूरे टेरिटोरियल एक्सटेंट को संभाल सके। यही कारण था कि सेंट्रल पावर वीक होने के बाद कई सारे इंडिया में भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज करके आए। क्योंकि मुगल इतने स्ट्रांग नहीं थे कि पूरे भारत को संभाल के रख सके, एक सूत्र में बांध के रख सके। तो इन्हीं इंडिपेंडेंट स्टेट्स में मराठा थे, मैसूर था, ये आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने लेक्चर लिया है। राजपूत थे, बंगाल था, मराठा आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में, मैसूर हैदर अली टीपू सुल्तान के प्रेजेंस में, राजपूत अजीत सिंह, विजय सिंह, ठीक है, बंगाल मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, इनके प्रेजेंस में, औध सादत खान। सिमिलरली इन्हीं इंडिपेंडेंट स्टेट्स में एक स्टेट था सिख। सिख स्टेट जो था वो प्रेजेंट डे लाहौर से लेके हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेके पंजाब, कश्मीर, इन सभी एरियाज को ऑक्यूपाई करता था। समझ में आ गया? तो शुरुआत में सिख किंगडम जो था वो सिख गुरुओं के हाथ में था। लेकिन आपको पता है कि सिख के 10 गुरु हुआ करते थे। मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाता हूं तो शायद आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। सिखों के 10 गुरु हुआ करते थे। तो ना गुरु नानक देव जी की अपनी फिलॉसफी हुई, यहां से सिखिज्म शुरू हुआ। गुरु अंगद आए, अमरदास आए, रामदास आए और फिर अर्जन देव आए। ये सब के सब स्पिरिचुअल पोएट्स थे। प्रॉब्लम यहां से शुरू होने लगा कि गुरु अर्जन देव जी जो है उनको जहांगीर ने एक्सिक्यूट कर दिया। तो जो फिलॉसफी गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था स्पिरिचुअलिज्म की बात, अब वो केवल स्पिरिचुअल कल्चर नहीं रह गया। जब गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने एग्जीक्यूट कर दिया, जहांगीर जो कि एक मुगले बादशाह था, तो अर्जन देव जी के बाद हरगोविंद और हर राय, हरिकिशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह, ये जितने भी थे गुरु गोविंद सिंह, ये केवल स्पिरिचुअल पोएट नहीं रह गए। नाउ दे बिकम द पॉलिटिकल मूवमेंट। अब एक मिलिटेंट आउटफिट भी हो गई है कि अब अगर हम पे कोई हाथ उठाएगा तो हम भी तलवार चलाएंगे, हमारे पास भी कृपान होगा। यही नहीं हुआ, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने भी एक्सक्यूट कर दिया तो मामला और गड़बड़ा गया, गरमा गया।
जब गुरु गोविंद सिंह की फाइनल डेथ हुई, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने ये कह दिया कि अब कोई लिविंग गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब जो होंगे वही गुरुशिप आगे बढ़ाएंगे। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद बंदा बहादुर जो थे, उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज उठाई, पर लेटर मुगल में एक फारूक सियार थे, उन्होंने इनको मरवा दिया। अब एक बात बड़ी कॉमन हो गई कि सिखों की मुगलों के साथ जो है नहीं बन रही थी, क्योंकि सिख के 2 गुरु को और एक बंदा बहादुर, उनको मार दिया था मुगलिया बादशाह ने। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया कि सिख के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सिखों के ऊपर। तो सिखों ने कहा कि भाई हम एक खालसा पंथ, एक मिलिट्री आर्मी बनाएंगे। तो बंदा बहादुर की डेथ होने के बाद पूरी की पूरी सिख पॉलिटी बंदई और तख्त खालसा में डिवाइड हो गई, जिसे बाद में कपूर सिंह फैजुलपुरिया ने इंटीग्रेट किया और एक दल खालसा का नाम रखा, जो कि पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लेवल पर एक यूनाइटेड फ्रंट था सिखों का। इस तरीके से दल खालसा जो था, सिखों का पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक, एक तरह का समझ लो कि एक ब्रदरहुड था। तो सिखों पर अगर कोई अटैक करेगा तो ये अटैक करेंगे वापस। अब आप बोलेंगे कि सर आप मुझे ये क्यों पढ़ा रहे हो जब कश्मीर की कहानी चल रही है? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब यहां पर माजरा ये हुआ कि इतने बड़े स्टेट में, जो लाहौर से लेके कश्मीर से लेके पंजाब तक पूरा फैला हुआ है, इसमें सिख है खाली, इन सिखों को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इतने बड़े सिख अंपायर को छोटे छोटे मिस्र में बांटा गया। मिस्र मतलब स्टेट, जैसे नहीं हमारे भारत में हम देखते हैं कि 28 स्टेट है, सिमिलरली सिख अंपायर को छोटे छोटे मिस्र में बांट दिया गया, और टोटल 12 मिस्र थे जिसमें पूरे सिख अंपायर को बांटा गया। उन 12, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ये काम रंजीत सिंह के प्रेजेंस में हुआ। वहां पे 12 मिस्र में उनको बांट दिया गया। वो 12 मिस्र थे अहूवालिया, बंगी, दल्लेवालिया, फैजुलपुरिया, कन्हैया, समझ में आ रहा है? ऐसे करके 12 जो थे मिस्र में बांट दिया। और राजा रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिस्र के हेड हुआ करते थे। रंजीत सिंह पावर में 12 साल की उम्र में आए और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर उन्होंने एक्सप्रेस किया। धीमे धीमे रंजीत सिंह जब धीरे धीरे पावरफुल होने लगे तो उन्होंने इन 12 मिसलों को इंटीग्रेट कर दिया। 1801 तक आते आते 12 मिसलों को इंटीग्रेट करके इनको जो है महाराजा की उपाधि दी गई, महाराजा ऑफ पंजाब। इन्हें शेर पंजाब और लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। उस समय में जो राजा रंजीत सिंह के समय में जो सिख अंपायर था, वो लाहौर, मुल्तान, श्रीनगर यानी कि कश्मीर, अटॉक, पेशावर, रावलपिंडी, जम्मू, सियालकोट, अमृतसर, कांगड़ा, ये सब को मिलाकर था। यानी उस समय में 1801 के टाइम में जम्मू कश्मीर जो था वो राजा रंजीत सिंह के अंदर था। ये समझो बस बात को। इसीलिए मैंने पूरी भूमिका बनाई है। अब क्या हुआ, जब तक राजा रंजीत सिंह थे तब तक पूरी की पूरी सिख फैमिली जो थी वो यूनाइटेड थी। कोई भी आदमी छेड़खानी करने वाला नहीं था। लेकिन 1801 के बाद आपको पता है कि 1800 के बाद, 1801, 1802 के बाद अंग्रेज डोमिनेंट हो गए, क्योंकि उन्होंने मैसूर को भी सामने से हटा दिया। 1799 के बाद, फोर्थ एंग्लो मैसूर के बाद, 1802 के बाद एंग्लो टीटीओ बसीन के तहत पेशवा भी चले गए, हैदराबाद भी सब्सिडी लाइन साइन कर लिए। तो 1800 के बाद अंग्रेज बहुत ही डोमिनेंट हो गए। बंगाल भी सामने से, बैटल ऑफ बक्सर से निकल चुका था। तो जब अंग्रेज डोमिनेंट हो गए तो उन्होंने सिख अंपायर को भी लाइन से सामने से हटाने की कोशिश किया। लेकिन वहां पे राजा रंजीत सिंह थे
तो ये चीज उनका जो है सामने हो नहीं पाया, और एक टीटी साइन की गई, टीटी ऑफ अमृतसर। इसके तहत ये कहा गया कि जो क्षेत्र, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये पंजाब का, ये देखिए कश्मीर वैली है, ये पूरा का पूरा एरिया राजा रंजीत सिंह के अंदर था पहले। राजा रंजीत सिंह चाहते थे कि इसका सतलज के साउथ वाला एरिया भी उनके अंदर हो, लेकिन चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां डोमिनेट कर चुकी थी, तो वो भी चाहती थी कि ये जो सिख किंगडम है ये एक बफर स्टेट की तरह रहे, ताकि बाहर से फ्रेंच या रशियन या कोई भी आदमी आए तो पहले वो सिखों से लड़े, तब जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी थे। तो वो एक बफर स्टेट की तरह बनाना चाहते थे, और चाहते थे कि एक्वायर कर ले तो और भी अच्छी बात। लेकिन यहां पर राजा रंजीत सिंह जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, और 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया। उसके तहत ये कहा कि भाई सतलज नदी के पश्चिम में यानी कि वेस्ट में जो भी टेरिटरी है वो सिख किंगडम है, और इसके ईस्ट में जो भी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि सतलज रिवर बिकेम दी बाउंड्री बिटवीन दी दीज टू टेरिटरीज। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्री भी सिख अंपायर में राजा रंजीत सिंह ने क्या किया कि एक स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन ये फॉर्चून बहुत दिन तक टिक नहीं पाया, और 1838 में राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। जब 1838 में राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, तो जिस तरीके से औरंगजेब के डेथ के बाद कोई भी आदमी जो है इतना पावरफुल नहीं है, समझ लो, देख लो, है ना, 1838 के समय में राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, तो कोई भी, जैसे औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो कि बहुत पावरफुल है। सिमिलरली राजा रंजीत सिंह के बाद भी कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो रंजीत सिंह इतना पावरफुल हो। और उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया सिख अंपायर में। तो अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया कि यार राजा रंजीत सिंह तो मर चुके हैं, तो क्यों ना, अभी पंजाब वीक है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और उन पर अटैक कर दिया जाए। तो लेकिन अगर हम अटैक करेंगे तो टीटीओ अमृतसर का वायलेशन माना जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सतलज रिवर के आसपास आर्मी सेट कर दिया। तो पंजाबियों को लगा कि, सिखों को लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं अटैक करने वाले हैं, तो इससे पहले उन्होंने अटैक किया, सिखों ने ही अटैक कर दिया उनको, अंग्रेजों के ऊपर, अलोंग दी सतलज रिवर। और इस तरीके से एंग्लो सिख वॉर 1 शुरू हो गया। ध्यान सुनिएगा, अभी आपको काफी कुछ पता चलेगा। जब एंग्लो सिख वॉर 1 शुरू हुआ, तो इसमें लाजमी थी, क्योंकि आपको पता राजा रणजीत सिंह तो है नहीं, तो इनके जो भी सक्सेसर है वो वीक है, तो अंग्रेजों के सामने क्या ही टिक पाएंगे। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो सिख हार गए, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई, इसको ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं, जो कि 1846 में साइन किया गया था। अब ये चीज जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री जानना चाहते हैं। 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया। इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में बहुत सारे क्लॉज थे, उसमें एक क्लॉज ये था कि चूंकि वॉर सिखों ने लड़ाई शुरू करी है, वॉर सिखों ने शुरू करी है, इसीलिए वॉर के कारक भी वही हैं, इसीलिए उन्हें वॉर इंडेमनिटी देना पड़ेगा, मतलब वॉर में जो खर्चा है वो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने सिखों के ऊपर लगाया कि 1 करोड़ रुपया उन्हें देना पड़ेगा। तो सिखों ने कहा भाई हमारे पास तो केवल 25 लाख है, हम उससे ज्यादा दे ही नहीं पाएंगे। इन्हीं सिखों में से एक आदमी थे, मतलब सिख नहीं थे वो, उन्हीं सिख किंगडम में रहने वाले एक आदमी थे, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने कहा कोई बात नहीं,
25 लाख रुपए सिख दे दें, 75 लाख रुपए हम दे देंगे। बदले में गुलाब सिंह ने कहा कि हमको आप कश्मीर दे दीजिए। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप 75 लाख रुपए दीजिए, हम आपको कश्मीर दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह को दे दिया गया। गुलाब सिंह को दे दिया गया और गुलाब सिंह ने वहां पर डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। गुलाब सिंह के ही खानदान से 1947 में जो राजा कश्मीर के हुआ करते थे, उनका नाम था हरि सिंह। ये पूरी कहानी बस इतना बताने के लिए मैंने आपको कहा है, ताकि आप समझ पाए कि किस प्रकार प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हरि सिंह रेलिवेंट है। समझे बातों की नहीं? अब जरा समझिए, कश्मीर जो है कश्मीर जरा देखिए, कश्मीर एक ऐसा बेल्ट है जिसमें 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। और वहां के जो राजा है, किंग है, वो हिंदू है। ये कुछ जूनागढ़ जैसा ही है हरि सिंह। हमने कल देखा था कि जूनागढ़ में जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम नवाब था। रूलिंग द टेरिटरी having it more than 80% Hindu population। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? समझे सर? कुछ वैसा ही सिचुएशन है। अब यहां पे क्या माजरा था कि जब भारत में माउंट ब्लेटन प्लान आ गया तो हुआ कि भाई अब पार्टीशन होगा, और पार्टीशन डिक्लेयर हो भी गया। उसके बाद ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट होंगे, और वो जो इंटीग्रेशन होगा वो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर होगा। इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल जो था वो था जम्मू एंड कश्मीर। अगर पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पर हुआ है और जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो अगर पाकिस्तान में गए हैं, तो इस हिसाब से जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान में जाना चाहिए, मुस्लिम बहुल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माउंट बैटन प्लान के बेसिस पर केवल पंजाब और बंगाल का बंटवारा होना था, ये नहीं कि भारत में जितने हिंदू मुसलमान हैं उनका बंटवारा होना। और मैंने आपको बता दिया था कि कश्मीर में गुलाब सिंह अपनी एक सेपरेट एंटिटी बना चुके थे। अगर गुलाब सिंह 75 लाख रुपए देकर, ध्यान सुनिएगा, अगर गुलाब सिंह 75 लाख रुपए देकर सिख किंगडम से अपने आप को अलग नहीं किए होते, ध्यान सुनिएगा सर, अगर गुलाब सिंह 1846 में 75 लाख रुपए देकर अपने आप को सिख किंगडम से अलग नहीं किए होते तो कश्मीर पंजाब का पार्ट होता। और इसके हिसाब से, माउंट बैटन प्लान के हिसाब से, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या में हिंदू और मुस्लिम सेपरेटली बैठकर जब वोट करते तो डेफिनेटली इस बात के चांसेस ज्यादा थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाता।
क्योंकि उसमें भी मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, क्योंकि जो वोटिंग होती वो लोग नहीं करते, लीडर्स करते, और लीडर्स तो फेवर में ही थे। जिस तरीके से पंजाब के दो टुकड़े हो गए, जम्मू कश्मीर का भी ज्यादातर सेक्शन पाकिस्तान में चला जाता। लेकिन 1846 एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके ज्यादातर इतिहासकार इसकी बात नहीं करते हैं। तुम सोचो कि अगर 1846 में गुलाब सिंह अगर वो 75 लाख रुपए ना दे के होते तो वो पंजाब किंगडम का पार्ट होता। अब पंजाब किंगडम का अगर पार्ट या प्रिंसली स्टेट का पार्ट होता तो पंजाब प्रिंसली स्टेट का जब डिवीजन होता, वहां पर पंजाब का जब डिवीजन होता, नॉट प्रिंसली स्टेट, पंजाब का जब डिवीजन होता तो पूरा का पूरा कश्मीर चला जाता, मुस्लिम बहुल क्षेत्र तो चले ही जाता। लेकिन चूंकि गुलाब सिंह एक सेपरेट डायनेस्टी बना दिया था तो वो एक प्रिंसली स्टेट था, पंजाब का पार्ट था ही नहीं। तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान या हिंदू दोनों में, पाकिस्तान या इंडिया दोनों में विलय हो सकता था। ये बात आप समझ लीजिए। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर जम्मू कश्मीर इंडिया में भी जा सकता था और पाकिस्तान में भी जा सकता था। अब सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर उस समय क्या चाह रहा था, और खास करके उनके राजा क्या चाहते थे, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह चाहते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाए। वहां के लोगों के बारे में हम नहीं कह सकते, वो थोड़ी देर बाद बात करें। अब इसी समय जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल फ्रंट पर एक और आदमी आते हैं, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला राजा के बड़बोलपन और एक्टिविटी से कोई खास खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि राजा की पॉलिसी सेकुलर नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का भी गठन किया जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने नाम सुना होगा, शेख अब्दुल्ला अभी भी जीवित है। तो वो राजा की जो नॉन सेकुलर पॉलिसीज है उनके बारे में वो बहुत रेगुलर लेवल पर लोगों के सामने उस राजा की बुराई करते थे कि भाई राजा नहीं काम करता, राजा ऐसा कर रहा है, राजा वैसा कर रहा है। तो राजा ने जब ये बात सुनी, राजा हरि सिंह ने, तो राजा हरि सिंह ने इनको अरेस्ट करवा दिया। समझ में आ गया। और शेख अब्दुल्ला की करीबी जो रिश्ते थे वो कांग्रेस के साथ बहुत बढ़िया था, और इस समय में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो मैं सारे कैरेक्टर से आपको मिला देता हूं। अब कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट है, मेजोरिटी मुस्लिम्स है, रूल्ड बाय ए हिंदू किंग हरि सिंह। समझ में आ गया। और हरि सिंह चाहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। अब हरि सिंह को भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से दबाव था। भारत ये चाहती थी कि हरि सिंह जो है वो इंडिया में, कश्मीर का इंडिया में विलय करें और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दें। पाकिस्तान भी सेम चीज चाह रहा था, और वहां के राजा कुछ और चाह रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि एक बार जाइए और आप हरि सिंह को समझाइए कि भाई वो इंडिया में विलय हो जाए। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, अगर मेरे कहने से विलय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बात सुनता भी है, तो चलो एक बार देख के बात करके देखते हैं। तो राजा राजा के अंदर जो उनके मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके प्रेजेंस में लॉर्ड माउंटबेटन राजा हरि सिंह से मिले।
राजा हरी सिंह से उनकी तबीयत के बारे में पूछा और कहा कि आप जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स की राग अलाप रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये आपके लिए इकोनॉमिकली, कल्चरली और जो दो बड़े कंट्री के बीच में जिसमें आप हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इतने बड़े पावर नहीं है कि इतनी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री या पाकिस्तान बड़ी ऐसी बड़ी कंट्री के बीच में आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक बार को किसी भी कंट्री ने आप पे अटैक कर दिया तो आप किसी भी वक्त मिला दिए जा सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको मिलना है तो आप किसी भी पावर से मिल जाइए। अब देखिए माउंटबेटन भले इंडिया की तरफ से थे लेकिन वो हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करते थे, या आप ये बात कह लें कि भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा आपको पाकिस्तान में मिलना, आप पाकिस्तान में ही मिलिए, लेकिन इंडिपेंडेंट रहने का कोई ऑप्शन है आपके सामने नहीं। तो राजा हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा ऑप्शन, थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ अपने लोगों से, फिर आपसे बात करता हूँ, आप 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद गए लॉर्ड माउंटबेटन, तो राजा हरि सिंह ने कहा मेरा पेट दर्द, मतलब एक लेटर के थ्रू भिजवा दिया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। इस बात से साफ साफ लग गया माउंटबेटन को कि भाई देखो, सामने वाला बंदा जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को तैयार नहीं है। अब इसी बीच में एक घटना घट गई। ये घटना कुछ ऐसी थी कि कुछ पठानी ट्राइब, कबीले लोग मुजफ्फराबाद वाले क्षेत्र से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुस गए, पूरा पूरा अपने वेपन वेपन के साथ, और वहां पर पूरी तरीके से उसको जो है कैप्चर करने लग गए। ये बात तय था कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चाल है। अब देखो यहां पर पाकिस्तानी आर्मी नहीं आई है, पाकिस्तान ने फ्रिंज एलिमेंट, टेररिस्ट आउटफिट को जम्मू कश्मीर के अंदर घुसाया है। ये कश्मीर बहुत दिनों, ये पाकिस्तान काफी दिनों तक करता रहा, अभी तक कर रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी नहीं घुसी जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान की तरफ से एक टेरर आउटफिट जो है, पठानी ट्राइब जो है वो अंदर घुस गए। अब आर्मी घुसती तो फिर ये कहते कि भाई ये तो पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ अग्रेशन है, लेकिन चूंकि पठानी ट्राइब अंदर घुसे हैं तो पाकिस्तान साफ डिनाई कर देगा कि भाई ये तो मेरे लोग हैं ही नहीं, ये तो भाई इनका आपसी मसला है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान जो है फालतू का हमारे ऊपर शक कर रहा है। ये फायदा होता है जब आप फ्रिंज एलिमेंट को आ, किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं, साफ साफ डिनाइल कर देता है। अब तो एक कसाब पकड़ा जाए तो कोई भी पकड़ा जाए, भले कसाब जो है वो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भेजा गया हो, लेकिन पाकिस्तानी जब वो पकड़ा जाएगा कसाब तो पाकिस्तान साफ डिनाई कर देगा कि भाई, इसको बोलते हैं प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी, कि भैया अगर पकड़े गए तो हम साफ मना कर देंगे कि तुम्हारे जान पहचान के लोग नहीं हो। समझा? साफ मना कर दिया गया। अब पठानी ट्राइब घुस गए, मुजफ्फराबाद में घुस गए। ये बात जम्मू कश्मीर के कमांडर ने हरि सिंह को बोला कि भाई ऐसा है, कुछ कबीले लोग जो हैं उन्होंने भारत पर अटैक कर दिया है। अगर आपने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया है, अगर आपने जल्दी से जल्दी, अब डेफिनेटली ये पाकिस्तान की तरफ से है तो पाकिस्तान से तो मदद मांगने नहीं जाएंगे। तो वहां के कमांडर ने हरि सिंह को कहा कि जल्दी से जल्दी भारत से मदद मांगिए। हरि सिंह तुरंत दिल्ली पहुंचे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू
और लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हुए थे। हरि सिंह ने कहा कि मेरी मदद करिए, आप ऐसा ऐसा अटैक कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तो पाकिस्तान की गलत चाल है, ये गलत हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान, इसके तो मैं दांत दांत खट्टे कर दूंगा, तुरंत आर्मी भेजता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हाँ, तुरंत आर्मी भेजी जाए। तो इसी बीच में लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑब्जेक्शन रेज किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा कहा कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल आप ऐसा नहीं कर सकते, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप किस हक से जम्मू कश्मीर में आपकी सेना भेजेंगे? क्या जम्मू कश्मीर आपकी टेरिटरी है? क्या हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है? अगर आप अपनी सेना किसी दूसरे की टेरिटरी में भेजकर किसी तीसरे के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, तो इसका मतलब कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाकर आपको यूनाइटेड नेशन में धकेल सकता है, और आप हो सकते हो एक फुल स्केल वॉर में घिर जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके जिम्मेदार भी आप भी माने जाएंगे। पटेल जी ने कहा बात तो सही बोल रहा है, और नेहरू जी ने सोचा कि बात सही बोल रहा है, इसी बहाने जो है ये मानेगा तो सही। हरि सिंह ने कहा ठीक है, आप थोड़ा समय दीजिए। हरि सिंह वापस गए। हरि सिंह जब वापस गए तो सोचे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। इसी बीच में मुजफ्फराबाद से ये जो पठानी ट्राइब थे, ये उरी की तरफ बढ़ने लगे। उरी जो है ये प्रेजेंट डे कश्मीर का भाग है। तो मुजफ्फराबाद से उरी के बीच में एक ब्रिज पड़ता है, तो उनके जो कमांडर थे उन्होंने इस ब्रिज को तोड़ दिया। तो 2-3 दिन 4 दिन का समय मिल गया राजा हरि सिंह को सोचने का। तब तक जो है जो पठानी ट्राइब थे वो वहीं रह गए, मुजफ्फराबाद के आसपास के क्षेत्र में। पर धीमे धीमे 2-3 दिन के बाद ये उरी में आए, और उरी के बाद ये धीमे धीमे श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। जब श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे तो गला और इन्होंने कमांडर को भी मार दिया जम्मू कश्मीर के। तो बात गले तक आ गई। वीके मेनन पहुंचे, है भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो, नहीं बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। तो बोला कि हाँ ठीक है, हम साइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा साइन करके जाके दिल्ली में चले जाओ और अपने आप को यहाँ श्रीनगर से खाली कर दो, वरना ये पठानी ट्राइब आकर आपको मार देंगे, वीके मेनन ने बोला। और धीमे धीमे जो राजा हरि सिंह थे वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ गए और वीके मेनन भी आ गए। दिल्ली की तरफ जब बढ़े तो राजा रंजीत सिंह, राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। वो जो एक्सेशन साइन किया उसमें कई सारे क्लॉज थे। उसी क्लॉजेस को बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 370 में डाल दिया गया, आर्टिकल 370, जिसे 2019 में स्क्रैप कर दिया गया। वो एक अलग कहानी है, दैट विल बी डिस्कस लेटर। पहले बातों को समझिए कि आसपास की कहानी क्या घटना क्या। अब जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया गया तो राजा हरि सिंह जो है चले गए श्रीनगर। उन्होंने लोगों को कहा कि देखो, अब राजा हरि सिंह को टेंशन था कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन कर दे, क्या पता अगर हिंदुस्तानी फौज अगर इंडिया कश्मीर के अंदर नहीं जाते तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ये टेंशन था उनके। अब इधर लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चलो भाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि चलिए अब आर्मी भेजते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया तो भेज सकते हो, लेकिन जब आप अपनी आर्मी भेजोगे
और जो उग्रवादी वायलेंट एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट जम्मू कश्मीर में आए हैं, उनको जब तुम पाकिस्तान की तरफ खदेड़ दोगे, जब युद्ध विराम हो जाएगा, तो उस पीस वाली कंडीशन में जब सारे के सारे पठानी ट्राइब चले जाएंगे, तो वहां पर तुम जनमत संग्रह करवा लेना, यानी प्लेबिसाइड करवा लेना। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि आम लोगों से पूछना कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कहा। इस बात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों मान लिए। समझ में आया कि नहीं? अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आया कि ये मानने की बात ही नहीं थी। जब एक सामने वाला हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुका है, तो यहां क्यों कराना प्लेबिसाइड? लेकिन फिर भी बोला गया तो उन्होंने मान लिया। शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मिसकैलकुलेट कर गए कि जूनागढ़ में भी हमने प्लेबिसाइड कराया था, तो हो ही गया था, तो ये भी यहां पर भी हो जाएगा, कश्मीर की जनता तैयार हो जाएगी। तो ये मान गए कि ठीक है, करेंगे। लड़ाई करने गए, पाकिस्तानी फौज, भारतीय फौज जो है जम्मू कश्मीर पहुंची, और विद इन 2-3 डेज में इन्होंने क्या किया, पठानी ट्राइब को भगा दिया पाकिस्तान की तरफ। समझ में आएगी नहीं? और दोनों के बीच में जो है एक, मतलब कि एक जो है एक टर्फ के सिचुएशन हो गया। लेकिन सारे के सारे जो उग्रवादी तत्व थे वो निकले तो थे नहीं, युद्ध चल ही रहा था। तो इसी बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस मामले को यूनाइटेड नेशन में जाएं और वहां पर शिकायत करें पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की वजह से ही जम्मू कश्मीर में ये डिस्टरबेंस चल रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये सोचे कि अगर हम ये बात कहेंगे तो वर्ल्ड कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये सभी सुरक्षा परिषद सब मिलकर पाकिस्तान पे दबाव बनाएगा कि जो ये घुसपैठी कश्मीर में आए हैं ये वापस चले जाएं। तो इस इशू को लेकर जवाहरलाल नेहरू जो है यूनाइटेड नेशन पहुंच गए। अब ये एक तरह की, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी को एक बायलैटरल इशू को एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना ही नहीं चाहिए था। कश्मीर वॉज दी बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसे आप एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तो फालतू में ये इशू पॉलिटिसाइज हो जाएगा। अब वो हुआ भी। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई युद्ध रोका जाए, ये घुसपैठी पाकिस्तान की मदद से भारत में आए हुए हैं, तो इंग्लैंड और अमेरिका जो है यहां पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को समझाने के बजाय इस इश्यू को भारत और पाकिस्तान के नजरिए से देखने लगे और इवेलुएट करने लगे कि किसकी गलती ज्यादा है, किसकी गलती कम। अरे भाई, मैं सपोज मैं प्रशांत की शिकायत लेकर गीता के पास जाता हूं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, तो गीता को सुनना चाहिए कि भाई वायलेंस जो है ये कर रहे हैं। तो गीता ने क्या किया कि भाई सर, आप आपके अंदर भी गलती है, प्रशांत को भी कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ये गलती है। तो इससे क्या हुआ कि ये इशू जो है ना पॉलिटिसाइज हो गया। और फिर जो है यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक दल भेजी, उनके प्रेजेंस में एक पीस, एक जो है एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया। और सीज फायर लाइन कश्मीर के एक हिस्से से कट के गया। सीज फायर लाइन वो लाइन है जहां पर ये कहा कि भाई हम यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, तुम मतलब इस लाइन के इस तरफ जो है तुम रहोगे, इस लाइन की इस तरफ ये रहेंगे, अभी बस युद्ध विराम है, वो कोई बाउंड्री नहीं बनी। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाने लगा, उसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया सीज फायर लाइन के वेस्ट में, और सीज फायर लाइन के ईस्ट में भारत का हिस्सा हो गया वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस तरीके से
जो है कश्मीर जो है वो कश्मीर के एक टुकड़ा जो है पाकिस्तान में चला गया। अब देखो मामले को समझो क्या गड़बड़ हुआ। अब ये हुआ कि जब ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया तो जवाहरलाल नेहरू जी पर ये दबाव बनाया गया कि भैया माउंटबेटन ने आपको कहा था कि जब युद्ध विराम होगा उसके बाद आप प्लेबिसाइड कराएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब तक कश्मीर में एक भी घुसपैठी है तब तक इस प्लेबिसाइड का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर मान लो पठानी ट्राइब वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर वो तो लोगों को गोले की बंदूक पे डालकर जो है कहेंगे कि वोट दो पाकिस्तान के फेवर में। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी जितने घुसपैठी वो यहां से बाहर निकले, समझ में, तभी जाकर प्लेबिसाइड हो सकता। और ये बात कैसे क्लियर डिक्लेयर होगा? कोई भी घुसपैठी जो कि कश्मीर में है वो अपने सर पे घुसपैठी तो लिखेगा नहीं कि मैं पठानी ट्राइब हूं, मैं पाकिस्तान से आया हूं। भैया जितने भी लोग हैं वो तो यही कहेंगे मैं कश्मीरी हूं। तो अभी कश्मीरी को पता ही नहीं चलेगा कि वो पाकिस्तानी इंसर्जेंट है या वो कश्मीरी है। तो चूंकि इस बात को कंफर्मिटी से कहा ही नहीं जा सकता है, इसीलिए पठानी ट्राइब कभी वहां से निकले ही नहीं और फिर कभी प्लेबिसाइड हुआ ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा ये बात कहता रहा है कश्मीर को लेकर कि भारत ने प्लेबिसाइड नहीं करवाया। यूनाइटेड नेशंस के भी यूएन मुजीब करके गए जो कि आर्बिट्रेटर का काम किए इंडिया पाकिस्तान के बीच में ओवर द कश्मीर इशू। तो पाकिस्तान हमेशा ये बात कहता रहा अंत अंत तक कि भाई कि सीज फायर होने के बावजूद सीज फायर होने के बावजूद इंडिया ने प्लेबिसाइड नहीं कराया, जबकि कहा गया था। और और पाकिस्तान और इंडिया हमेशा ये कहती रही कि पाकिस्तान ने कभी अपने मिलिटेंट्स को पाकिस्तान बुलाए ही नहीं या उनको सपोर्ट देना बंद किया ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में एक न्यूट्रल प्लेबिसाइड कराया ही नहीं जा सकता। ना मिलिटेंट गए ना प्लेबिसाइड हुआ। और ये मुद्दा आज भी जो है वहीं पे गरमाया हुआ है कि जम्मू का पाकिस्तान कहता है कि जो जिस जिस एरिया में इंडिया है वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और हम पाकिस्तान वाले एरिया को बोलते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस तरीके से कंडीशन बनी रही। अच्छा, चूंकि ये एरिया कंट्रोवर्शियल है और इसको और कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है जो इसे स्पेशल पावर देता है। तो पाकिस्तान, अब जम्मू कश्मीर और इंडिया, ये तीन फैक्टर जम्मू कश्मीर इशू पर सामने दिखता है। 370 जब तक भारत में था तब तक जम्मू कश्मीर फिजिकली तो जुड़ गया था इंडिया से, लेकिन इमोशनली रियलिटी में वो पूरी तरीके से कंप्लीट मर्जर नहीं था। और सेक्शन 370 के हटने के बाद इसका कंप्लीट मर्जर हुआ है। समझ में आया कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट कश्मीर। कश्मीर के बारे में थोड़ा सा इतिहास हम लोगों ने देखा। इसमें एक एलिमेंट इंटरनल सिक्योरिटी का भी है जो कि वो यूएन मुजीब और वहां पर लश्कर तैयबा का मिलिटेंट आउटफिट है और वो फिर धीमे धीमे अपने आप को चेंज कर रहा है ओवर द ग्राउंड वर्कर का, वो इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। ठीक है, उसे हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में डील करेंगे। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब भी हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो हम इतने ही इतिहास की बात करते हैं।
ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की कहानी थोड़ा समझ में आया आपको? जम्मू कश्मीर का कहानी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जम्मू कश्मीर की कहानी कैसी लगी आपको। जल्दी बताइए सर, कौन कौन से डाउट आपके क्लियर हुए? ठीक है, कल हम लोग जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे 9 बजे के करीब आराम से। उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में ओके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो ये राज्य बने हैं, ये राज्य बने कैसे हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन आई है जिसकी वजह से ये राज्य बने हैं। राज्य का बेसिस, राज्य जो स्टेट के बनने का जो बेसिस है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का बेसिस क्या है, कौन कौन से कमीशन बने हैं, कैसे आंध्रा स्टेट की डिमांड रेज किया गया, कैसे गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ, कैसे तेलुगु स्टेट की डिमांड आई, जिसे हम आंध्रा स्टेट कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कैसे पंजाब और हरियाणा अलग हुए, कैसे चंडीगढ़ उसका कॉमन कैपिटल हुआ, कैसे हिमाचल प्रदेश एक नया स्टेट बना, कैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे कंडीशन आए जिसके कारण 1962 में इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट हुआ। एक तरफ हम लोग 1955 में पंचशील अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, हिंदू चीनी भाई भाई कह रहे हैं, और 1962 में आते आते हमारी लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कौन कौन से कंडीशन थे जिसके वजह से इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट हुआ। इंडो चाइना कहना गलत है, आपको जो है इंडिया एंड चाइना बोलना चाहिए, इंडो चाइना पेनिनसुला एक अलग हो जाता है। उसके बाद हम लोग 1965 का इंडियो पाकिस्तान वॉर देखेंगे, ताशकंद अग्रीमेंट देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की पॉलिसी देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, जय जवान जय किसान के नारे के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंदिरा एरा के बारे में देखेंगे, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे, नेशनल इमरजेंसी के बारे में समझेंगे, कौन से ऐसे कंडीशन थे जिसके वजह से नेशनल इमरजेंसी आया, जेपी मूवमेंट के बारे में जानेंगे, संपूर्ण क्रांति के बारे में जानेंगे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस नारे के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि श्रीलंकन और इंडिया इशू ड्यूरिंग राजीव एरा क्या हुआ, राजीव गांधी के डेथ के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हमारा जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस चलेगा। ठीक है, मिलते हैं सर कल, लिट्टे इशू के बारे में जानेंगे, तो मिलते हैं कल। ऐसे करके धीमे धीमे हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक है, इसीलिए इसे मैं इंटरेस्टिंग मैनर में बताता हूँ ताकि आपको ना बहुत ज़्यादा
कहानी याद रहे। अगर कहानी याद है ना तो फिर आप चीजों को जोड़ दोगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।